जो बतौर वजीर आला 3 बार मीटिंग्स का हिस्सा रहा था, उसके एजाज में इशाया रखा गया और उसने भी किसी के एजाज में इशाया रखा, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि इसके लबो लहजे में तब्दीली वाक़ होगी। जो इमरान खान और वफाकी हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था, उसे जाने कौन सा इंजेक्शन लगा और इंजेक्शन लगने के बाद उसका चेहरा जिस रूप में सामने आया वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के जलसे में बहुत से रूपोश रहनुमा जो हैं वो मंजर आम पे आए। उन्होंने आके तकारीर की, मुराद सईद जो है वो मंजर आम पे ना आए, लेकिन दूसरे रहनुमा जो मंजर आम पे आए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके मंजर आम पे आने पे थरथली भी मची कि ये कहाँ से आए, कहाँ रह रहे हैं। उनका वापस जाने का जो रूट था उसको भी नज़र में रखा गया, लेकिन वो जिस तरीके से आए उसी तरीके से दोबारा रूपोश भी हो गए। तो उनके बारे में अभी भी ये ढूंढा जा रहा है कि इतना अरसा वो कहां पर रहे, किस तरह रहे। कल अली अमीन गंडापुर को लेके वफाकी हुकूमत और भी कुछ स्टेक होल्डर्स, जिनको ये अंदाजा था कि अली अमीन गंडापुर वैसे रिटेलिएट नहीं करेगा, लहजे में तब्दीली होगी, बातें जो करेगा मुबहम करेगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो डायरेक्ट नाम लेके बातें की, बाकायदा तौर पे इदारे को हिट किया, उससे समझ में नहीं आया कि ये आदमी क्या चीज है। सहूलतकारी भी करने वाला वो, मीटिंग्स करने वाला भी वो, मामलात को तय करने वाला भी वो, तो फिर अली अमीन गंडापुर ने ये इकदाम क्यों उठाया, तर्ज तखातुब ये क्यों अपनाया कि जिसके बाद राना सनाउल्लाह को कहना पड़ा कि 2 नंबर आदमी है, डबल चेहरा। क्यों? अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की वो समझने की ये जरूरत कि अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को इंटैक्ट किया, कारकुनों को बताया कि पार्टी पॉलिसी चेंज नहीं है, लेकिन मीडिया को बताने को बैरिस्टर गौहर आज ये कहते हैं कि कल सियासी तकरीर उन्होंने की थी, वो उनकी सियासी तकरीर थी। इमरान खान साहब जेल से कहते हैं कि मुझे क्या मालूम, मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे क्या मालूम अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा। मुमकिनात में है कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर की इन बातों को लेकर कहा जाएगा, देखें जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तो बातें करती रही, बहुत सी बातें की हैं, अली अमीन गंडापुर ने कर दी तो क्या हुआ। जलसों के अंदर ऐसी बातें होती हैं, जलसों में और क्या होता है, ऐसी बातें होती। लेकिन वफाकी हुकूमत जो पहले कुछ और सोच रही थी, अब कुछ और सोच रही है। पहले जो सोच रही थी कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, यानी अली अमीन गंडापुर के बारे में बातें ये की जाती थी कि सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू करते हैं, उनका लहजा कुछ और होता है। जब मीटिंग्स होती हैं वफाक में, वो चाहे सिफ्स की मीटिंग हो या दूसरी मीटिंग्स हो, वहाँ पे आते हैं, लबो लहजा बड़ा नरम होता है, आके बड़े पुरतफाक लहजे में वज़ीर आज़म को मिलते हैं, उनसे गले भी मिलते हैं। उधर इनकी इंटेंशन और तरह की होती है, बाहर निकलते हैं तो और तरह की होती है। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता समझना शुरू हो गया कि नहीं, ये बंदा काम का है, ये इस तरीके से सहूलतकारी कर सकता है। फिर 22 अगस्त के जलसे में भी सहूलतकारी वही करते हैं। लेकिन यहां पे आके अली अमीन गंडापुर में जलाल आता है। उसकी मैं वजह बताता हूं, एक कि जब एक लंबा गैप हो ना कारकुनान के साथ इंटैक्ट रहने में, जब एक लंबा गैप हो किसी बड़े जलसे को देखने में, अली अमीन गंडापुर ने सवाबी का जलसा तो देखा, लेकिन सवाबी के जलसे में कारकुनान थे पख्तूनख्वा की हद तक, पख्तूनख्वा के कारकुनान पहले से ही इंटैक्ट थे, लेकिन इस जलसे में मुल्क के तूलो अर्ज से लोग आए हुए थे। अब उनको इंटैक्ट रखने के लिए जब इतना अरसा गैप पड़ा है, तो फिर वही जलाल जो है वो बाहर निकल के आया जो पहले हुआ करता था, और वो अग्रेशन बाहर निकालने की कोशिश की है। देखो, हम किसी से डरे नहीं, हम किसी के सामने झुके नहीं। लेकिन ये जो तर्ज तखातुब उनकी तरफ से अपनाया गया, ये अली अमीन गंडापुर के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी कभार ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें किसी कारोबार में मंदा चल रहा हो और आखिरी रिस्क एक आदमी लेता है कि यार जितना तबाह हो गया हूँ, कारोबार तो फिर भी नहीं चलना, ये आखिरी रिस्क ले लेता हूँ, जो जमा पूंजी है, मरना तो फिर भी है मैंने, वो आज नहीं तो हफ्ते बाद मर जाऊँगा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, चलो आखिरी पत्ता चलता हूँ। आखिरी पत्ता चलने के बाद पता चलता है बेड़ा गर्क हो गया, या फिर पता चलता है कोई लकड़ी हाथ में आ गई और आप तैरना शुरू हो गए। तो ये वो आखिरी पत्ता उनकी तरफ से चला गया। अब इससे इंपैक्ट बनाया भी जा सकता था और इंपैक्ट को जायल भी किया जा सकता था। बादियुन नजर में अभी तक इंपैक्ट क्रिएट होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंपैक्ट तब क्रिएट होता जब डॉट्स के साथ दोबारा डॉट्स मिलते, जब उसका तसलसल या उसका सीक्वल बनता। यानी आज के दिन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये देखें जी, उनकी अंदरूनी बात थी, वो बाहर निकल के आई है। जब आज के दिन इमरान खान ये कहते, इमरान खान वही जिन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन नहीं करना, इसके साथ मैं खड़ा हूं, आज वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है वो मेरी दिल लगी के अंदर कहा है, उसका बनता है कहना, उसने जितना बर्दाश्त किया है ये उबाल उसका बाहर निकल के आया।
लेकिन वो डॉट्स के साथ डॉट नहीं मिल रहे, ना उसका कोई सीक्वल बन रहा है। वो जब नहीं बन रहा तो मैं ये समझता हूं कि इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, और देखने वाली आंखें समझ सकती हैं कि इंपैक्ट क्रिएट हो चुका है और ये देर पा रहेगा। लेकिन अब जो अगली बात है वो 41 शराइत, पहले तो उनको मानना ही ये सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत सारे लोग कहेंगे देखें जी वो तो इजाजत दे ही नहीं रहे थे, फिर कुछ तो करना था ना। तो जब आप पहले कानूनी मंजरनामा बनाते बनाते यहां तक पहुंचे हैं कि देखें जी कानूनी मंजरनामे के तहत करना है, तो फिर कानूनी मंजरनामा अपनाना भी चाहिए था। वो नहीं अपनाया गया और दिल से में अपनाया भी नहीं जा सकता था। वो जो तुरम खां थे, जो बड़े दिमाग थे, जिन्होंने अग्री कर लिया उस पर, उनको यह नहीं मालूम था कि पहले भी कानूनी मंजरनामा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ करने नहीं दे रहे, और अब अगर वो हमें ढील दे रहे हैं तो किन वजूहात की बुनियाद पे दे रहे हैं। 17 बंदे उन्होंने चुंगी नंबर 26 से गिरफ्तार कर लिए, 50 बंदों पे उन्होंने आज मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वो तो ये अरबा आजमाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद जो लाहौर का जलसा है, लाहौर का जलसा जो इनका शेड्यूल है, लेकिन अब एनओसी उसका नहीं मिलेगा। अब बगैर एनओसी के किस तरीके से जलसा होगा? मैं ही मानता हूं कि ये मंतक नहीं समझ में आती कि आप 41 शराइत दें और उसके ऊपर अमल दरामद हो, और आप कहें जी 7 बजे डिस्पर्स करना पड़ेगा आपको ये सारे कारकुनान को। किसी तरीके से नहीं हो सकता। ये इसी रूट से आएंगे, दूसरे रूट से नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता। उससे एक रात पहले लाहौर के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे का जलसा था। आप अगर दाता दरबार अगर उस वक्त जाते तो आपको मालूम पड़ता कि भाटी गेट, दाता दरबार वाला जो इलाका जो मीनारे पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, 1/4 हिस्सा सिर्फ ट्रैफिक के लिए खोल के रखा हुआ था उन्होंने। 3 हिस्से बुक करके रखे हुए थे, ऐसे थे जैसे इस जमीन के वाली वारस वही हैं, ढंके की चोट पे बैठे हुए थे। क्या उनके लिए एनओसी नहीं होगा? क्या उनको नहीं कहा गया होगा कि सड़क आपने ब्लॉक नहीं करनी? होगा, लेकिन उनको कोई बात नहीं कर सकता। आपको तो कर सकते थे। तो इसलिए अगर वही मंजरनामा अपनाना था तो फिर उसके ऊपर साइन नहीं किए जाने चाहिए थे। साइन किए गए थे तो उसको फिर पूरा करते, दोपहर को जलसा कर लेते। लेकिन अब उसका जो सीक्वल आगे बढ़ रहा है ना, उस पर वफाकी हुकूमत के लिए क्या हुआ? कल के जलसे के बाद कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को यह लगना शुरू हुआ, अभी भी मैं कहता हूं इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ये मैं मानता हूं, लेकिन वफाकी हुकूमत को यह लगना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं पे हमें कुछ करना चाहिए। अभी वो धीमे मिजाज से ही कर रही है। आज रात ऐवान सदर के अंदर एक बड़ी मीटिंग रखी गई, यानी बड़ी दावत रखी गई, जिसमें पार्लियामान, जिसमें सेनेट के तमाम अराकीन जमा होंगे, तहादी जमातों के, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को और मौलाना को भी दावत दी गई है। अब उस पे बैठ के एक तो ये IMF वाले जो फाइनेंसिंग गैप वाला मामला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी ये झंडे में नहीं आ रहा, उस वजह से लूप में लेना है सबको कि हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बजाय उसकी उम्र की हद जो बढ़ाने की बातें हैं वो आज डिस्कस होनी है, और उसमें यह भी डिस्कस होगा जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बातें आज के दिन मंजर-ए-आम पे आई हैं कि जिस दिन उन्होंने डिस्कस करना है उसी दिन काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं। और उन्होंने बातें वो सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान भी कहीं कि पहले जो बेंचेस बनते थे आपको पता होता था इसका फैसला क्या आएगा, अब दाएं बाएं बैठे हुए जजेस जो है वो आपसे मुख्तलिफ राय दे देते हैं। इससे मैं कहूंगा कि शफाफियत आई है, ये उन्होंने आज इकरार किया। फिर उन्होंने सहाफ़ियों से जो बात की कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि एक्सटेंशन तो नहीं आप लेंगे, लेकिन उम्र की हद बढ़ाई जाती है तो दूसरों की तरह आप भी कर लेंगे, अपनी उम्र की हद बढ़ा लेंगे और आप टिके रहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने लेके आए। एक मीटिंग हुई जिसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। वहां पर बात हुई तो मैंने ये कहा कि एक्सटेंशन भी नहीं मैं लूंगा और मुद्दत मुलाजमत आपने बढ़ानी है तो दूसरे जजेस की बढ़ा दे, मैं मुद्दत मुलाजमत अपनी नहीं बढ़वाऊंगा। ये बात जब उनकी तरफ से कैटेगोरिकली कही जा चुकी है तो इस तनाजुर में, इस पूरे मंजरनामे में ये जो बात हो रही थी ये उनसे मंसूब होकर हो रही थी कि उनकी वजह से दीगर लोगों की भी बढ़ जाएगी। अब वही मेन की फैक्टर जो है वो अपने आप को माइनस कर लेता है बीच में, तो फिर क्या ऑप्शंस होंगे? उसके ऊपर वफाकी हुकूमत किस तरीके से रिएक्ट करेगी या वो किस मंजरनामे की तरफ जाएगी, और अगर ये हो जाता है तो फिर आने वाले दिनों में किसको मज़ीद बैठाया जा सकता है, और अगर कोई बैठ गया तो किसके लिए मुश्किलें मज़ीद बढ़ जाएंगी, किसके लिए आसानियाँ होंगी। आज रात की बात हो लेने दें, कल का एलामिया जाने होने के बाद आपको हर तरफ से चिंगारियाँ जो हैं वो फूटती हुई दिखाई देंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।